एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रेगुलरली यहाँ पे करवा रही हूँ आने वाले एग्जाम्स ईएसआईसी, आरआरबी, नॉर्सेट, जीएमसीएच की वैकेंसीज के लिए एमसीक्यूज। तो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 230 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमने करना है 231 क्वेश्चन। जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है 7 जुलाई को। अगर आप उसके लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आज लगा है ऑफर ऑन द बैचेस। ऑफर्स में आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो फॉर ईएसआईसी। ऑफर्स आ चुके हैं बैचेस पे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच था हमारा, जो कि था 1499 का, अब हो चुका है 1399 का। एंड जो हमारा फुल थ्योरी बैच था, जिसमें हम एनाटमी कर रहे थे, फुल थ्योरी कर रहे थे, प्लस एमसीक्यूज भी कर रहे थे, वो था हमारा 2499 का, जो कि अब हो चुका है 2299 का। फटाफट से आप ये ऑफर्स में बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ऑफर्स है। 2 दिन के लिए ये ऑफर वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड फुल थ्योरी बैच दोनों ही रिकॉर्डेड बैच है एंड लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी एंड टेस्ट सीरीज भी इसी में ही आपको मिलेंगी। अलग से लेने की जरूरत नहीं है, सब इसी बैचेस में मिलने वाला है। आपको क्या करना है, 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज गिवन डिजिटालिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशेंट जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, ठीक है, और उसे डिजिटालिस चल रही है। डिजिटालिस को हम एक और नाम से बोलते हैं डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन भी हम इसको बोलते हैं। कौन सी अर्लियर मैनिफेस्टेशन होगी कि जिससे पता चलेगा कि डिगॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो डिगॉक्सिन है कि ये जो है ये करती क्या है और ये होती क्या है। देखो, जो डिगॉक्सिन है जिसको हमने डिजिटालिस भी लिखा है, ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। क्या है ये? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो है वर्क करती है सोडियम एंड पोटाशियम के पंप पे, ठीक है ना। सोडियम एंड वर्क ऑन, लिख लेना इसको, अपनी कॉपी लेके बैठा करो। पोटाशियम पंप पे ये वर्क करती है और ये इंक्रीज करती है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल्स, ठीक है। इंक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल्स। हार्ट की मसल्स की ये कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। ये हम पेशेंट्स को देते हैं टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल्स जब पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई अरेस्ट आता है या फिर फेलियर होता है। जो डिगॉक्सिन है इसकी टॉक्सिसिटी कब होगी, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन है हाइपोकैलिमिया, टेकिकार्डिया, नोजिया, वॉमिटिंग, गायनोकोमेस्टिया। देखो टेकिकार्डिया कभी इस पेशेंट में नहीं होता क्योंकि ये हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को इंक्रीज कराती है और ये करती है ब्रेडिकार्डिया। कभी भी उस पेशेंट को डिगॉक्सिन नहीं देते जिसकी जो पल्स है उसका 60 से कम आ रही है बीट पर मिनट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट आप देखो कि अब अगला पूछा है हमसे कि हाइपोकैलिमिया। ये पोटाशियम एंड सोडियम के पंप पे वर्क करती है, तो हाइपो नहीं करती है, क्या करती है, हाइपरकैलीमिया करती है। ये भी नहीं हो सकता। अगर पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, अगर पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है हम समझ जाएंगे। और जीआई इरिटेबिलिटी जो है इसका फर्स्ट टॉक्सिसिटी साइन होता है। जीआई इरिटेबिलिटी इसका फर्स्ट टॉक्सिसिटी साइन होता है। अगर डिगॉक्सिन दी है और पेशेंट को डिगॉक्सिन देने के बाद जीआई इरिटेबिलिटी है तो आप समझ जाओगे कि डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है पेशेंट को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ द क्रच में कॉज इंजरी टू द। जो क्रचेस लेते हैं, जैसे कि ये पेशेंट है उसकी बाजू है, यहाँ पे हम क्रच डालते हैं, ठीक है ना। ये जो क्रच होता है ये किसकी इंजरी क्रिएट कर सकता है। ये जो क्रच का ये साइड होती है जो कि आप सपोर्ट के लिए रखते हो, वो कौन सी इंजरी क्रिएट कर सकती है, उसका जो प्रेशर है, ठीक है। एक्सिलरी नर्व की, लॉन्ग थोरेसिक नर्व की, मीडियन नर्व की या अल्नर नर्व की, इसको उससे होती है एक्सिलरी नर्व इंजरी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। कभी कभी आपको ना डायग्राम बना के भी दे सकता है वो कि ये जो क्रचेस ले रखे हैं इससे कौन सी इंजरी हो सकती है। मोस्ट कॉमन इंजरी एक्सिलरी नर्व की होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सिला है, एक्सिला पे प्रेशर डलता है और एक्सिला नर्व जो है फिर वो डैमेज होने का खतरा होता है, उसकी इंजरी होने का खतरा होता है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन
जो कॉज रहता है क्रचेस का, जो इंजरी होने का कॉज रहता है, दैट इज योर एक्सिलरी नर्व का डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर एन अबव नी एम्पुटेशन ऑफ अ राइट लेग। द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो नर्सिंग केयर यूनिट में आया है पेशेंट, ठीक है, उसकी अबव नी एम्पुटेशन हुआ है, ठीक है ना, नी से अबव से राइट लेग को काट दिया गया है, एम्पुटेट कर दिया गया है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन आप पेशेंट को अब कौन सी देने वाले हो? सुपाइन विद द स्टंप फ्लैट ऑन द बेड, सुपाइन विद द स्टंप एलिवेटेड, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, या फिर प्रॉन पोजीशन। सो देखो, जब भी पेशेंट का एम्पुटेशन होता है नी पे, तो कभी भी हम उसे प्रॉन पोजीशन या फिर ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन नहीं देते, हम हमेशा उसे सुपाइन पोजीशन देते हैं। ऐसे करके पेशेंट लेटेगा और उसकी जो लेग है वो एलिवेटेड रखोगे आप थोड़ी सी, ठीक है। सो जो सेकंड ऑप्शन रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन यही होती है, और अप्रोप्रिएट भी। देखो, फ्लैट इसलिए नहीं रखना क्योंकि उसमें उसको कॉन्ट्रैक्चर्स फील हो सकते हैं फ्लैट रखने से। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, ताकि वीनस रिटर्न भी अच्छे से हो, तो हम क्या रखते हैं, स्टंप को एलिवेटेड रखते हैं। स्टंप का मतलब होता है जो एम्पुटेटेड पार्ट है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी विद नर्सिंग, विच नर्सिंग डायग्नोस्टिक प्रायोरिटी एट दिस टाइम। सो अगर सर्जरी के बाद कोई पेशेंट आया है तो नर्स का कौन सा डायग्नोस प्रायोरिटी रहेगा इस टाइम पे? इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, या फिर डायरिया। सो देखो, अगर कोई पेशेंट आया है सर्जरी से, कोई भी पेशेंट आया, देखो अभी यहाँ पे स्पेसिफिक कोई सर्जरी नहीं लिखी हुई। जब हमें कोई स्पेसिफिक सर्जरी नहीं लिखी होती तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी में हमेशा रहेगा, दैट इज़ योर ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया होगा किसी सर्जरी के लिए, ठीक है, तब तक आपका एयरवे ही रहेगा। और हाँ, अगर बाई चांस किसी की चेस्ट की, थ्रॉट की, माउथ की, ठीक है, सर्जरी हुई है, सो वहाँ पे भी प्रायोरिटी हमेशा एयरवे ही रहती है, ठीक है ना। सो सर्जरी डिपेंड भी करता है किस एरिया की हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेक्टोलूज 20 ग्राम इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट थ्रू गैस्ट्रिक ट्यूब ऑन हैंड। इज लैक्टोज लूज सिरप 10 ग्राम पर 15 ml। हाउ मच विल विद द नर्स गिव? सो एक पेशेंट को लेक्टोलूज एडमिनिस्टर हो रहा है, कितना? 20 ग्राम जो है प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर से, ठीक है ना। सो ऑन हैंड कितना है आपके पास, कितना पड़ा है? 10 ग्राम पर 15 ml। तो अब वो कह रहा है कि नर्स कितना देगी, 1 ml, 10 ml, 15 ml, या फिर 30 ml। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रिस्क्रिप्शन कितनी है, 20 ग्राम की, और आपके पास कितना पड़ा है, 10 ग्राम पर 15 ml। तो 10 ग्राम तो यहाँ रख जाएगा, जो अपॉन में यहाँ 15 ml है वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, 15 ml। सो ये कट जाएगा 2 से, सो आंसर कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30 ml। तो कितना देने वाली है नर्स, 30 ml जो है वो पूरा उसको देने वाली है लेक्टोलूज। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अंटिल एंड अनलेस आपको अच्छे से आ गए तो आपको ये विद इन 15 से 20 सेकेंड आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। सो हमेशा याद रखो, क्योंकि यहाँ पे 10/15 ml था ना, 10 ग्राम बाय 15 ml पर लिखा है, पर का मतलब होता है बाय। तो ये 15 जो है, अब जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर चले जाएगा, समझ गए। तो उसको कट करोगे तो 30 ml जो है वो आंसर आएगा। क्लियर? सो आप भी ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से और अच्छे से ट्रिक से कर सकते हो। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, सो अभी भी हमारे बैचेस जो ऑन है, आप नंबर पे 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तो बैचेस पे ऑफर्स भी है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो है हमारा, वो हो गया है, जो 1499 का था अब हो चुका है 1399 का। और जो हमारा फुल थ्योरी बैच था, जिसमें हम एनाटमी, बेसिक सब कुछ करने वाले थे, 2499 का, अब वो हो चुका है 2299 का। सो फटाफट से आप ये इसमें से कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, एंड टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। अगर आप इस बैच में जाते हो, फुल थ्योरी में आपका बेसिक क्लियर करूंगी मैं, एनाटमी कराऊंगी, फिजियोलॉजी कराऊंगी, हर एक टॉपिक करवाऊंगी थ्योरी का, हर एक सब्जेक्ट से। सो फटाफट से नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट विद द पेसमेकर इज एम्बुलेटिंग इन अ रूम विद द असिस्टेंस ऑफ नर्स। द नर्स कंप्लेन ऑफ डिजीनेस, द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। द इनिशियल एक्शन ऑफ द नर्स शुड बी। तो एक पेशेंट है, पेसमेकर डला है उसको, ठीक है, और वो एम्बुलेट कर रहा है रूम में, और चलते चलते नर्स उसकी हेल्प कर रही है। चलते चलते वो कंप्लेन करता है कि उसे डिजीनेस हो रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। तो इनिशियल एक्शन अब क्या रहेगा नर्स का? ऑब्वियसली हार्ट का पेशेंट है, अगर उसे चलते चलते प्रॉब्लम आ रही है, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। सो क्या रहेगा? Reassure the patient that you will stay with me. Have him rest in bed immediately. Monitor his vital sign every hour. Do nothing because this is normal after surgery. This is not normal after surgery. ठीक है, बिकॉज अगर आप उसे फिर भी एम्बुलेट कराते रहे तो पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो फिलहाल के लिए यही रहेगा कि आप उसको बिठा के रेस्ट कराओ इमीडिएटली, बिकॉज उसकी बॉडी जो है हाइपर एक्टिव हो रही है, जिसकी वजह से उसे डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। सो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट रहेगा। आपको उसको बिठाना है और उसे कहना है रेस्ट करो, ठीक है। दिस इज नॉर्मल आफ्टर सर्जरी, बट अगर आप उसे फिर भी एम्बुलेट कराते रहोगे तो उसकी कंडीशन और वर्जन अप हो जाएगी। वाइटल साइन आप लोगे, बट फिलहाल में उन्होंने पूछा है हमसे इनिशियल एक्शन, मतलब आप फर्स्ट क्या करोगे। सो फर्स्ट आप उसको रेस्ट ही देने वाले हो। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंसिडरेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन। सो अगर किसी का प्लेसेंटा ही अब्रप्ट हो रहा है, प्लेसेंटा अब्रप्ट मतलब ये रहा आपका यूट्रस और यूट्रस के साथ ये लगा है प्लेसेंटा, और बाय चांस ये प्लेसेंटा इधर से भी अलग होना स्टार्ट हो जाए, इधर से भी अलग होना स्टार्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा अब्रप्शन। तो इसका फर्स्ट कंसिडरेशन क्या रहता है? ट्रीटमेंट। अगर आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या कंसिडर करना है? आप पेशेंट की इमीडिएट डिलीवरी करोगे, फिब्रिनोजन एडमिनिस्टर करोगे, एमनियोसेंटेसिस करोगे डायग्नोस करने के लिए, प्रमोट करोगे रिस्टोरेशन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन विद आईवी फ्लूइड। सो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें इमीडिएट डिलीवरी करना। क्यों? क्योंकि अब प्लेसेंटा ही अलग हो रहा है और इस प्लेसेंटा से ही बच्चे को क्या जा रहा था? सारा का सारा खाना पीना, उसका यूरिन, सब कुछ इसी से जा रहा था, उसका ब्लड सप्लाई। अब अगर यही अलग हो गया तो बच्चा अंदर डेड हो सकता है, क्योंकि उसको फिर सारा ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, न्यूट्रिशन भी। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसकी इमीडिएट डिलीवरी करो, सबसे पहली कंसिडरेशन यही मानी जाती है। नेक्स्ट है द फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज। सो वो परसेप्शन, परसीव करना मतलब किसी चीज को देख के आपका उस चीज के लिए परसेप्शन, आप उस चीज को देख के उसको सही जानते हो, उसको सही बोल पा रहे हो। और जब स्टिमुलस एब्सेंस है तब भी किसी चीज को देख लेना पर वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूजन, डीप पर्सनलाइजेशन, हेलुसिनेशन, डिलीरियम। सो इट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। जब भी स्टिमुलस एब्सेंट होगा तो हेलुसिनेशन होगी, जब भी स्टिमुलस प्रेजेंट होगा तो क्या होगी? इल्यूजन होगी। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट इज टू प्रिवेंट। सो प्रायोरिटी क्या रहती है जब एक आप क्लाइंट को ओरल हाइजीन दे रहे हो जो कि अनकॉन्शियस क्लाइंट है, तो क्या प्रिवेंट करने के लिए आप उसे ओरल हाइजीन देते हो? पेशेंट अनकॉन्शियस है। एस्पिरेशन, माउथ ऑर्डर, डेंटल कैरीज, ओरल अल्सरेशन। सो देखो स्लाइवेशन तो वैसी होती रहेगी, बॉडी सिक्रीशंस तो वैसी होती रहेंगी। सो ओरल हाइजीन आपको मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस है। सो देयर इज अ चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है ना, देयर इज अ चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। सो फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन जो है आप पेशेंट का मेंटेन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है मोस्ट इफेक्टिव चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए? हैंड हाइजीन, वेयरिंग ग्लव्स, प्लेसिंग क्लाइंट इन आइसोलेशन, प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम फॉर क्लाइंट। चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि मोस्ट इफेक्टिव वे क्या रहेगा चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने का। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर चलते हैं। सो वो क्वेश्चन था कि कौन सा बॉडी का जो ऑर्गन है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। सो जिन्होंने भी आंसर किडनी लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले तो, एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, बिकॉज रेगुलरली वीडियोस आने वाली हैं। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस आज ऑफर पे है, ये रहे ऑफर प्राइजेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 1399 का हो गया है, फुल थ्योरी 2299 का हो गया है। सो लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलना है और डाउट क्लासेस भी आपको इसी में ही मिलनी है। ESIC के लिए स्पेशली ये ऑफर लगा है।
सो ऑफर्स में आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। फुल थ्योरी में हम करने जा रहे हैं एनाटॉमी बेसिक एंड ऑल द थ्योरी विद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी हम इसमें करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे विद एमसीक्यूज, और दोनों में ही आपको गोल्डन की पॉइंटर्स भी मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो कोई भी बैच इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।